बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। इस कहानी के बुजुर्ग रावी गुलजार अब्बासी हैं। उनका ताल्लुक कोहे मरी के मज़ाफ़ाती गांव से है। उनसे मेरी मुलाकात एक दोस्त ने कराई थी। गुलजार अब्बासी जब मुझे मिले तो उस वक्त बकौल उनकी उम्र 88 साल थी। देखने में मौसूफ की सेहत कुछ अच्छी नहीं थी। उन्हें बैक वक्त कई बीमारियों ने दबोचा हुआ था, यानी शुगर, ज़ईफ़ुन नज़री, दमा वगैरह वगैरह। लेकिन इस उम्र में लाहक मुतअद्दिद बीमारियों के बावजूद उनकी याददाश्त इंतहाई अच्छी थी। उन्होंने मुझे अपनी ज़ात से लिपटी माजी की ये दिलखराश दास्तान सुनाना शुरू की। जुलाई 1942 में रोज़गार के लिए मैं दिल्ली गया था। उस ज़माने में हमारे इलाके में मुसलमानों के लिए रोज़गार के हालात इंतहाई दर्जे तक बदहाल थे। मैं जब जवान हुआ तो मेरे वालिद साहब ने मुझसे कहा, अपने मामू के पास दिल्ली चले जाओ, वहाँ तुम्हें किसी मुनासिब रोज़गार से लगा देंगे। मैंने स्कूल का मुंह तक न देखा था। एक तो मैं अनपढ़ था और दूसरा मुझे कोई हुनर भी नहीं आता था। मैं अल्लाह के आसरे पर रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से चलने वाली एक ट्रेन फ्रंटियर मेल में सवार होकर अगली सुबह दिल्ली शहर पहुंच गया। मेरे मामू कलीम अब्बास दिल्ली शहर के मोहल्ला फराश खाने में एक छोटी सी कोठरी में अपने एक दोस्त के साथ रहा करते थे। वो दिल्ली में राज मिस्त्री का काम किया करते थे। उन्होंने मुझे अपने साथ मजदूरी के काम में लगा लिया। मामू एक हिंदू ठेकेदार मलवत राय के पास मुलाजिम थे। उन्होंने सिफारिश करके मुझे भी मलवत राय के पास ही रखवा दिया। एक दिन मलवत राय ने मामू को कहा, अगर तुम चाहो तो मैं गुलजार को अपने साथ अलीगढ़ ले जाऊं। वहां मैंने एक जैन मंदिर की सफाई और मुरम्मत का काम पकड़ा है। उसे 120 रुपए तनख्वाह दे दूंगा। मामू मान गए। उसकी कई वजूहात थी। पहली तो ये कि मेरी तनख्वाह में एकदम 40 रुपए का इजाफा था, और दूसरा, मैं मामू के साथ जिस छोटी कोठरी में रह रहा था उसमें मेरे लायक सोने के लिए मुनासिब जगह नहीं थी। मामू के दोस्त जिनके साथ वो रह रहे थे वो अक्सर मेरी आमद पर चिड़चिड़ापन दिखाया करते थे। मामू ने मुझे कहा कि अब मैं तुम्हारी माकूल नौकरी लगवा दी है, इससे आगे के मामला तुमने खुद संभालने हैं। लेकिन मैं यहाँ तुम्हें बतलाना चाहता हूँ कि इन हालात में तुम्हें मलवत राय की ये बात मान लेनी चाहिए और तुम्हें 120 रुपए की नौकरी को ठुकराना नहीं चाहिए। मेरी मानो तो तुम इस बात को मान ही लो। मामू की बात इस लिहाज से बेहतर थी कि मेरे इस तरह जाने से उनका दोस्त, जहाँ उन्होंने रिहाइश इख्तियार की थी, उसकी चिड़चिड़ाहट से जान छूट रही थी। और दूसरी सच्ची बात यह कि उस ज़माने में 120 रुपये तनख्वाह की नौकरी किसी मुसलमान को मिलती ही नहीं थी। और सबसे बढ़कर ये कि मैं दोबारा मरी भी कैसे जा सकता था। वहाँ मुझे इन हालात में क्या रोज़गार मिलता। बिलाखिर बड़ी सोच विचार के बाद मैंने मलवत राय की इस नई तर्ज की नौकरी की पेशकश को कबूल कर लिया। मलवत राय ने मेरे साथ एक और मजदूर लड़का दे दिया। उसका नाम रमेश था। वो कच्ची उम्र का लड़का था। मलवत राय ने मुझे कहा कि तुम उम्र में इससे बड़े हो, लिहाजा तुम बड़े भाई की तरह इसका ख्याल रखना और इसके साथ साथ रहना। तुम दोनों अलीगढ़ जा रहे हो, वहाँ मंदिर में एक चौकीदार मिलेगा। वो बैक वक्त चौकीदार भी है और बावर्ची भी। उसे मैंने तुम्हारे बारे में बतला दिया है और तुम्हारे खाने पीने का खर्च उसके पास भेज दिया है। वहाँ रिहाइश का बंदोबस्त भी है। रेलगाड़ी के सफ़र में रमेश ने मुझे अपने बारे में बताया। उसका ताल्लुक राजनपुर से है और वो भी अपने ख़ानदानी गुर्बत की वजह से मेहनत मजदूरी के लिए आया है। वो 3 बहनों और माँ का वाहिद सहारा है, जबकि उसका बूढ़ा बाप माजूरी की ज़िंदगी गुजार रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है, अलसुब अलीगढ़ स्टेशन पर हमारी रेलगाड़ी पहुंची थी। स्टेशन से बाहर हमने तांगे साइकिल रिक्शा वाले से कहा कि हमें श्याम नगर गाँव में जैन मंदिर जाना है, तो उन्होंने वहाँ जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो यहाँ से 10 मील दूर इंसानों से आरी वीराने में है और वहाँ कोई सवारी नहीं जाती। ये हमारे लिए एक नई नाहक परेशानी खड़ी हो गई। हम दोनों ने स्टेशन पर खड़े लातादाद रिक्शा, साइकिल और तांगे वालों के आगे हाथ जोड़े, भगवान और खुदा के वास्ते दिए कि हमें श्याम नगर किसी तरह पहुंचा दो, मगर सब ने ही इनकार कर दिया। वहां मौजूद एक तांगे वाले के हम दोनों ने जब बहुत मिन्नतें की तो उसने कहा, मैं श्याम नगर से 3 मील दूर तुम्हें उतार दूंगा, उसके 2 रुपए लूंगा। 2 रुपए का सुनकर हमारे सर चकरा गए।
उस जमाने में 1 रुपए का 9 किलो आटा मिल जाया करता था। मैंने रमेश से कहा, मजबूरी है, इसे बड़ी मुश्किल से बनाया है, अगर ये ना गया तो कोई भी नहीं जाएगा, लिहाजा 2 रुपए देकर हमें शाम नगर चलना चाहिए। वो मान गया। हम दोनों तांगे के पीछे बैठ गए। कोचवान ने खुद ही खामोशी का सुकूत तोड़ते हुए कहा, आप बड़ी अजीब और पुरस्रार जगह पर जा रहे हैं, खैर तो है? पुरस्रार और अजीब? मैंने उससे पूछा तो जवाबन उसने कहा, हाँ जी, शाम नगर दरहकीकत एक कदीम खंडरात पर मुश्तमिल ऐसा इलाका है जो कि सदियों पहले जैन मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का इबादत खाना हुआ करता था, लेकिन वक्त के मद्दोजज़र ने उसे वीरान कर दिया। अब तो वहाँ सिर्फ माजी की चंद निशानियां ही रह गई हैं, जिनमें कदीम टूटा फूटा मंदिर है जिसका तुम तस्करा कर रहे हो। इसे तो यहाँ के लोग जैन मंदिर नहीं बल्कि जिन मंदिर कहते हैं। ये सुनकर रमेश बोला, चाचा जी, आप तो ख्वामख्वाह हमें डरा रहे हैं। उस पर उसने तांगे से पीछे मुड़कर एक लम्हे के लिए देखा और तंजिया हंसी के बाद अपना मुंह पीछे की तरफ दोबारा कर लिया और बोला। काफी देर तांगा चलता रहा। कोचवान ने हमारी मतलूबा मंजिल से 3 मील दूर हमें उतार दिया और बोला, बिल्कुल सीधे चले जाओ, जैन मंदिर पहुंच जाओगे। सड़क बिल्कुल टूटी फूटी खड्डों से भरी, उसके इर्द गिर्द खुदरो, सूखे नीम सूखे लंबी लंबी झाड़ियां और दरख्तों के झुंड मौजूद थे। वहां अजीब सी वीरानी छाई हुई थी। हमने उन दरख्तों में बड़ी अजीब चीजें महसूस की। कुर्ब जवार में किसी किस्म का कोई परिंदा मौजूद ना था। गोया सारा मंजर खामोशी से सहमा पड़ा था। हम उस वीरान वहशत अंगेज माहौल में तेज तेज चलते जा रहे थे। शुक्र है कि हम 2 थे। हम में से कोई अकेला होता तो यकीनन इस वहशतनाक माहौल में उसका चलना मुहाल होता। मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं यहीं से दिल्ली भाग जाऊं। मैंने रमेश से कहा। रमेश ने बड़ा हौसला और एतमाद से जवाब दिया, भाई गुलजार, हम मर्द हैं, ये माहौल हमें डरा धमका नहीं सकता। हौसला रखो, देखो सामने खंडर के असरात नजर आ रहे हैं, तेज तेज कदम बढ़ाओ। हम चलते चलते थक गए। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि हम जितना इस सड़क पर आगे जा रहे थे, वो इमारत उतनी ही दूर होती जा रही थी। ये बड़ा कर्बनाक मरहला था। हम दोनों चलते चलते हाल से बदहाल हो गए थे, लिहाजा ये इमारत हमने अटकेलियां कर रही थी। थोड़ी देर बाद हम उस टूटे खंडरनुमा मंदिर के पास पहुंच गए। वहां पहले मंजर में हमारे सामने ये था कि एक कमरा दूसरा कमरे के ऊपर चढ़ा हुआ था। बाकी इर्द गिर्द टूटे फूटे छोटे छोटे बड़े काले पहाड़ी पत्थर, इसके अलावा बेशुमार छोटी बड़ी लकड़ियां बिखरी पड़ी थी। ऊपरी मंजिल निचली की निस्बत ज्यादा कमजोर नजर आ रही थी, जबकि उसके इर्द गिर्द उसकी हुदूद की निशानदही के लिए एक नई तामीर शुदा दीवार बनाई गई थी। मैं और रमेश अभी अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर उस बोसीदा इमारत का सरापा देख रहे थे कि अचानक हमने देखा कि मंदिर की इमारत के पीछे से एक काला शख्स तेजी से हमारी जानिब दौड़ता हुआ आया। उसे देखकर मैं दहल गया। डरो नहीं, मैं भूत नहीं हूँ, मेरा नाम गुल बादशाह है, मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। गुल बादशाह ने इंतहाई खुशी के आलम में हमारा वालेहाना इस्तकबाल करते हुए कहा, शुक्र है तुम दोनों आ गए। मैं तो यहाँ अकेला इस जैन मंदिर में कई रोज से अजियत भरी कैद की जिंदगी गुजार रहा हूँ। कैद की जिंदगी? रमेश ने तजस्सुस से पूछा। गुल बादशाह ने कहा, मुझे महकमा आसार कदीमा ने लाहौर जैसे बारौनक शहर से ट्रांसफ़र करके इस वीराने उजाड़ में भेज दिया है। मंदिर के खंडरात में नाहक पटख दिया गया हूँ। शुक्र है तुम दोनों अब आ गए हो। कम से कम इस वीराने में इंसानों की न सिर्फ शक्लें नजर आईं बल्कि उनसे बातें करने का मौका भी मिलेगा। इससे पहले यहाँ कौन चौकीदार था? रमेश ने उससे पूछा। उसने जवाबन दिल दहला देने वाला जवाब दिया कि मुझसे पहले यहाँ एक बुढ़ा चौकीदार बड़े पुरस्कार तरीके से मुर्दा पाया गया था। वो कैसे? गुल बादशाह ने कहा, उसके बारे में ज्यादा कोई तफसील मालूम नहीं है। वो मरा तो उसकी जगह मुझे यहाँ ट्रांसफर किया गया है। मलवत राय ने तुम्हें किस काम के लिए भेजा है? गुल बादशाह ने जवाब दिया, चंद दिन पहले यहाँ महकमा आसार कदीमा का एक ऑफिसर और मलवत राय दोनों इकट्ठे आए थे। उन्होंने मुझे खाने पीने यानी चाय, सूखे दूध, बिस्किट, दालें, चावल, सूखा गोश्त, मसालेजात की भारी मकदार दी है और इसके अलावा 200 रुपये अलहदा खर्च के लिए भी दिए हैं। उन्होंने मुझे हिदायत दी है कि मैं 2 मजदूर भेज रहा हूँ। तुमने उन दोनों से इस मंदिर के सहन में पड़े पहाड़ी पत्थरों, लकड़ी और दीगर गंदगी को पहले सहन से उठवाना है, फिर ऊपरी कमरे को खोलकर उसकी सफाई करवानी है और साथ ये भी कहा कि वो कल मुआयने के लिए दोबारा आएंगे। गुल बादशाह
وہ یہ باتیں کرتے کرتے ہم دونوں کو پہلے سے چوکیداری کے غرض سے بنائے گئے ایک عارضی کمرے میں لے گیا۔ وہاں ایک طرف کھانے پینے کا وافر مقدار میں سامان انتہائی ترتیب سے رکھا ہوا تھا، جبکہ درمیان میں ایک چھوٹا سا باورچی خانہ بنا ہوا تھا اور ایک جانب 2 بڑے گول میلے کچیلے تکیے بھی موجود تھے۔ رفع حاجت اور نہانے دھونے کا کیا اہتمام ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کہا، رفع حاجت کے لیے جہاں مرضی بیٹھ جاؤ، جبکہ نہانے دھونے کے لیے بھی کوئی ایسا خاص انتظام تو نہیں۔ رہا پانی، تو وہ میں سڑک کے پار پانی کے ایک چھوٹے سے جوہر سے پانی لاتا ہوں، جہاں غالباً بارش کا پانی کھڑا رہتا ہے۔ وہ گدلا ضرور ہے لیکن اس سے صرف نہایا جا سکتا ہے۔ پینے کے پانی کا کیا بندوبست ہے؟ اس کا بھی کوئی خاص انتظام نہیں ہے۔ اس کا حل میں نے یہ کیا ہے کہ میں اس جوہر سے پانی لاتا ہوں، اسے پہلے ایک باریک کپڑے میں چھان کر پھر اسے ابالتا ہوں، پھر ٹھنڈا کر کے حسب ضرورت پیتا رہتا ہوں۔ یہ تو ملوت رائے نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ اس نے تو ہمیں اس کے بارے میں کھل کر نہیں بتایا، اور نہ ہی ان مسائل کا مجھے بعد میں محکمہ آثار قدیمہ والوں نے بھی صحیح طریقے سے نہیں بتایا تھا۔ کل ملوت رائے کے آنے کا وعدہ ہے، وہ آئیں گے تو میں ان سے کہوں گا کہ میں ان حالات میں ہرگز کام نہیں کروں گا، چاہے میری نوکری ہی کیوں نہ چلی جائے۔ گل بادشاہ نے انتہائی غصے سے کہا۔ ہم بھی کل ان سے مل کر اس پراسرار ویران آدم بیزار مندر سے چلے جائیں گے، میں نے اور رمیش نے مشترکہ طور پر کہا۔ ہم پہلے دن رات گئے تک چوکیدار کے ایک کمرے میں رہ کر دل کھول کر آپس میں اپنا دکھڑا سنتے سناتے رہے۔ یہاں اس بات کا اقرار کرنا ضروری ہے کہ ملوت رائے نے ہم مزدوروں اور چوکیداروں کے کھانے پینے کے لیے وافر مقدار میں قیمتی اشیاء بھیجی تھی، جو کہ ہماری نسلوں نے بھی نہ کھائی ہوں۔ وہ خدمت تو کر رہا تھا، حالانکہ اس زمانے میں غریب مستری مزدوروں کو کون کھانا پانی دیتا تھا؟ وہ ہماری اوقات سے زیادہ کھانا پینا دے رہا تھا۔ رات کو ہم نے خوب اچھا کھانا کھایا اور گدے پر لیٹ کر باتیں کرتے رہے اور پھر سو گئے۔ ایک پرانی موٹر گاڑی کی آواز ہم نے سوتے ہوں کے کانوں سے ٹکرائی۔ لگتا ہے ملوت رائے صاحب آ گئے، چوکیدار نے چونک کر کہا۔ ہم دونوں چوکیدار کے پیچھے ملوت رائے کی جانب گئے۔ وہ گاڑی سے اتر چکے تھے، ان کے ساتھ 2 محکمہ آثار قدیمہ کے بڑے افسران بالا بھی موجود تھے۔ ان میں سے ایک گورا تھا۔ چوکیدار نے مجھے کوہنی مارتے ہوئے کہا، یہ ڈائریکٹر جنرل صاحب ہیں، ان کا نام مسٹر پالنے ہے، ان کے سامنے ذرا ادب سے رہنا۔ یہ تیرا آفیسر ہے، ہمارا نہیں۔ ہاں بھائی گل بادشاہ، کام شروع ہوا کہ نہیں؟ رمیش جو پہلے سے ہی تپا ہوا تھا چھٹ سے بولا، ٹھیکیدار صاحب آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ کیا دھوکہ؟ وہ کھسیانہ ہو کر بولا۔ دھوکہ یہ کہ آپ نے ہمیں دہلی میں یہ نہیں بتایا تھا کہ شام نگر میں اس جین مندر میں پانی، بجلی یا دیگر ضروریات کی سہولت موجود ہی نہیں ہے، اور یہ علاقہ علی گڑھ سے دور دراز بالکل الگ تھلگ ویرانے میں ہے۔ ملوت رائے نے رمیش کے سخت لہجے کا جواب انتہائی ملائم انداز میں دیا۔ میں تمہارے ساتھ کیا دھوکہ کرتا؟ ایک تو میں نے تمہیں ڈبل تنخواہ پر ملازم رکھا، دوسرا میں تمہیں یہاں ویرانے میں ہر سہولت فراہم کر رہا ہوں، جو شاید اس دور میں کوئی مالک اپنے نوکروں کو نہیں دیتا۔ اس نے پھر اسے کہا، میں کیا تمہارا پابند ہوں جو تمہیں ہر بات بتاؤں؟ گورے بڑے افسر مسٹر پالنے نے گل بادشاہ کو کہا، تمہاری کچی نوکری پکی کر دے گا اور تمہاری تنخواہ اچھی ہو جائے گی، تم بس دل لگا کر اپنی نگرانی میں اس مندر کی صفائی کروا دو۔ گل بادشاہ نے اپنا انداز بدل کر اپنے رویے میں نرمی پیدا کر لی، جسے میں نے اور رمیش نے حیرت انگیز طور پر دیکھا۔ تم میرے بھائیوں کی طرح ہو، میں تمہاری سہولیات اور مراعات میں مزید اضافہ کر دیتا ہوں، بلکہ اس وقت تمہاری تنخواہ میں مزید 20 روپے کا اضافہ کر دیتا ہوں۔ ٹھیکیدار ملوت رائے نے ہمارے غصے پر لالچ کا مرہم رکھ دیا۔ اور مزید کیا کیا سہولتیں دیں گے؟ رمیش نے لالچی انداز میں پوچھا۔ مجھے احساس ہے کہ تم لوگ یہاں اس ویرانے میں اکیلے ہو، اس لیے تمہارے سیر سپاٹے کے لیے 2 نئی سائیکلیں بھیج دیتا ہوں، تاکہ تم لوگ فارغ وقت میں اس ویرانے سے نکل کر تفریح وغیرہ کر سکو، اور ایک بڑا ریڈیو بھی بھیج دیتا ہوں جو اس تنہائی میں تمہارا دل بہلائے رکھے گا۔ ملوت رائے نے رمیش کو اپنے پاس پیار سے بلا کر کہا، میں تمہیں 4-5 دن میں واپس دہلی بلا لوں گا، تم ذرا جذباتی انسان ہو۔ مسٹر پالنے نے اپنی جیب سے 60 روپے نکالے اور 20-20 روپے ہم تینوں کو دیتے ہوئے بولا، گھبراؤ نہیں، میں یہاں تمہاری دلجوئی کے لیے ہر دوسرے روز آتا رہوں گا۔ ملوت رائے اور پالنے نے ہم تینوں کا غصہ اور زبانیں بند کرنے کے لیے چکنی چپڑی تسلیوں، نوٹوں اور مراعات کے اعلانات سے کر دی تھی۔ ملوت رائے نے بڑی صفائی سے ہمارا ذہن دوبارہ کام کی طرف مائل کر دیا۔ گورے آفیسر نے جین مندر کی اوپری منزل کی چابی چوکیدار گل بادشاہ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے کہا، ہمارے ساتھ اس مندر کے اوپری منزل پر چلو، ذرا وہاں دیکھیں صفائی کا کتنا کام ہے، وہ کمرہ 4 سال سے نہیں کھلا۔
जैन मंदिर की ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए लकड़ियों की सीढ़ी बनाई गई थी। इन सीढ़ियों की चौड़ाई बहुत कम थी। इन पर बड़े कदम जमा कर रखने पड़ते थे। मिस्टर पाल ने, जो बजाते खुद माहिर आसार कदीमा थे, उसने बताया कि इसकी तहकीक के मुताबिक ये मंदिर 11 सदियां पुराना है और जब ये बनाया गया था तो ये बड़ी शानदार और वसी इमारत पर मुश्तमिल था। लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी इमारत गिर गई। ये सिर्फ ऊपर नीचे शिकस्ता 2 मंजिलें ही बची हैं। सीढ़ियों के साथ दीवार में बड़ी मोटी रस्सी बंधी हुई थी ताकि कोई गिरे ना। चौकीदार गुल बादशाह आगे था जबकि उसके पीछे हम सारे थे। हम बड़ी मुश्किल से उन सीढ़ियों को अबूर करके ऊपरी मंजिल के आहनी दरवाजे पर पहुंचे। गुल बादशाह ने चाबी को 2-4 दफा इस आहनी दरवाजे पर लगे बड़े कदीमी ताले में पैवस्त किया। वो शायद जंग आलूद था। वो बहरहाल खुल गया। इसके बाद मलवत राय ने हमें क्या कहा, तुम तीनों इस दरवाजे के नीचे जमी मिट्टी को खुरचो। हमने मिट्टी को खुरचा तो इसके बाद मजीद कवी जोर लगाने के बाद दरवाजे के पीछे की जानिब उसको धक्का दिया गया। वो चिड़चिड़ाहट की आवाज के साथ खुलना शुरू हुआ। दरवाजे के खुलते ही हमारी नजरों के सामने कदीम शिकस्ता हॉल था जिसमें जा बजा दबीज मिट्टी की तहें जमी हुई थी। बड़े बड़े लकड़ियों के तख्ते और बेशुमार कबाड़ वाली चीजें बिखरी हुई थी। ये हॉल काफी बड़ा था और फिलहाल अंदर घुसने के हालात नहीं थे। हॉल के अंदर 6 से 7 फुट लंबे बुत नजर आ रहे थे। दिलचस्प बात यह थी कि छोटे बुत की पुश्त नजर आ रही थी, उसका मुंह दीवार की जानिब था, जबकि बड़े बुत का मुंह तिरछा लेकिन आगे की जानिब था। मिस्टर पालने ने मलवत राय से हमसे जरा हटकर कुछ मशवरा किया। थोड़ी देर बाद मलवत राय ने हम तीनों को कहा कि तुम दोनों यानी मैं और रमेश गुल बादशाह के कहने के मुताबिक काम करेंगे और गुल बादशाह भी चौकीदारी के साथ साथ हमारी मदद करेगा। नेज उसने मुझे मुखातिब करके कहा, तुम दोनों इस हॉल की सफाई करो जबकि गुल बादशाह नीचे सेहन की सफाई करेगा। मिस्टर पालने ने मलवत राय से पूछा, ये तुम कब तक करवा लोगे? उसने जवाब दिया, मंदिर के सेहन और हॉल में पड़े मुकम्मल मलबे की सफाई तकरीबन 15 दिन में हो जाएगी। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, सर हम दिन रात लगाकर इस मंदिर को चमका देंगे। दरअसल मैं दिली तौर पर इस अजाब से जल्द अज जल्द जान छुड़वाना चाहता था। यकीनन रमेश और गुल बादशाह भी यही चाहते होंगे जो मैं चाहता था। माहौल खुशगवार और अच्छा सा हो गया। यार खौफ का ताल्लुक इंसानी नफ्सियात से है। ये जिन भूतों वगैरह की सिर्फ किताबों में ही तस्वुर है। उसने हमारे जहनों पर तारी खौफ के सहर को निकालने के लिए वहां लातादाद बातें की थी। दौरान गुफ्तगू उसने बताया कि यार इस जैन मंदिर को दरअसल झेली महकमे के हवाले करना है, इसीलिए इसकी सफाई करवाई जा रही है। और वैसे भी मैं इस मंदिर की सफाई का ठेका लेकर पछता रहा हूँ। काम शुरू हो गया। मैं और रमेश इस हॉल के दरवाजे के सामने पड़ी मिट्टी और दीगर चीज़ों को हटाना शुरू कर दिया। मिट्टी आसानी से उठाई जा रही थी लेकिन तख्ते इंतहाई वजनी थे। उन्हें उठाने के लिए नीचे सेहन में काम करते गुल बादशाह को आवाज़ देकर बुलाया गया था। हम तीनों ने आधा घंटा अपना भरपूर जोर लगाकर उन्हें घसीट घसीट कर निचली मंजिल पर बमुश्किल उतारा। हमारे अंदाजे के मुताबिक हर एक टुकड़े का वजन तकरीबन 2 मन जरूर होगा। समझ नहीं आता था कि इतने मोटे लकड़ी के तख्तों को इस मंदिर में लाने का मकसद क्या रहा होगा। ऊपरी कमरे से नीचे आती सीढ़ियां बजाते खुद इंतहाई ही कमज़ोर थी और हमारे लिए जो मोटी रस्सी पकड़ने के लिए थी वो बहुत ही खस्ता हाल थी। अगर दौराने पकड़ाई वो टूट जाती तो यकीनन पकड़ने वाला मुंह के बल गिरकर मर भी सकता था। मलवत राय ने जब ये सूरत हाल देखी तो खुद ही उसने एहसास करते हुए कहा, ये 3 बंदों का काम नहीं है बल्कि इसके लिए मजीद बंदे और दरकार हैं। कल सुबह 2 बंदे और भेजूंगा। उसने ना सिर्फ तुम्हारा मजीद दिल बहल जाएगा बल्कि काम भी जल्दी हो जाएगा। जबकि मलवत राय वहां हमारे साथ खड़ा था। गुल बादशाह ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। दोपहर का खाना खाने के बाद ये कहकर चला गया कि दोपहर का वक्त होते ही मलवत राय अफसरान के साथ चला गया और ये बोल गया कि कल 2 मजदूर और ज़रूरी सामान मजीद मिल जाएगा और मैं परसों आऊँगा। तुम लोग दिल लगाकर अपना काम करो, फिर मैं तुम्हारी बहुत शानदार दावत भी करूँगा। मैं और रमेश बिला खौफ ऊपरी मंजिल की सफाई करने लगे। वहाँ कोई गैर मामूली बात महसूस नहीं हो रही थी, सब कुछ नॉर्मल ही था। दूसरी सुबह एक छोटे ट्रक में बैठकर 2 मजदूर आए। इनके साथ 2 साइकिलें, खाने पीने का साजो सामान, 2 बांस और लंबी लंबी सीढ़ियाँ और नई लंबी रस्सियाँ भी थी। ट्रक वाले ने ये सारा सामान और दोनों मजदूरों को उतारा और चला गया। उन दोनों मजदूरों में से एक बुढ़ा था जबकि दूसरा उधेड़ उम्र था। बाद में बुढ़े ने अपना नाम
राजेंद्र और उधेड़ उम्र ने अपना नाम असवंग बताया। राजेंद्र ने ठेकेदार मलवत राय के हाथों की लिखी चिट्ठी मेरे नाम दे दी। मैंने उसे पढ़ा। इसमें लिखा था कि मैं कल सुबह आऊँगा, दोनों को नीचे काम पर लगा दो, जबकि गुल बादशाह को ऊपरी हॉल की सफाई के लिए अपने साथ लगाओ। मैंने 2 साइकिलें तुम्हारी तफरीह और दूर बाजार से ज़रूरत का सामान खरीदने के गर्ज से भेज दी हैं। मलवत राय ने यह भी लिखा था कि तुम लोग काम के बाद इन साइकिलों का इस्तेमाल करना जब बहुत ज़रूरत पड़ जाए। उन दोनों मजदूरों के आने से हमें जहनी ढारस महसूस होने लगी, लेकिन ये ढारस वक्ती साबित हुई। हुआ ये कि पहले दिन ही बुढ़े मजदूर राजेंद्र के सर पर एक वजनी पत्थर गिर गया। वो अच्छा खासा जख्मी हो गया था। उसके साथ आया हुआ मजदूर असवंग अपनी साइकिल पर बिठाकर अस्पताल ले गया। किस अस्पताल में लेकर गया उसका नाम मालूम ना था, लेकिन वो जल्दी में ये कहकर गया था कि वो इसकी मरहम पट्टी करवाकर तकरीबन 2 घंटे बाद ही वापस आ जाएगा। वो शाम तक वापस ना आया तो हमें तशवीश और परेशानी लाहक हुई। गुल बादशाह ने अपने सर पर तफक्कुराना अंदाज में हाथ फेरते हुए कहा, असवंग किधर मर गया? वो अभी तक आया नहीं। हमें थोड़ी देर और इंतजार करना चाहिए। मैंने उसे मशवरा दिया। उसने मेरी तजवीज़ को रद्द करते हुए कहा, इतना तो इंतजार कर लिया, हम थोड़ी देर और उनकी राह देखते हैं यार। गलती हो गई। एक गलती? वो क्या? ये गलती हुई है कि हमें भी राजेंद्र के साथ जाना चाहिए था। अब क्या किया जाए? गुलजार तो मेरे साथ चल, हम दोनों से ढूंढते हैं। वो ना जाने किस अस्पताल में गया होगा। मैं यहाँ अकेला नहीं रहूंगा, रमेश ने साफ इनकार करते हुए कहा। मैं गुल बादशाह के साथ जाऊंगा, मैं यहाँ अकेला क्यों रहूं? हम दोनों आपस में इस मसले पर नाहक लड़ने लगे थे। लगता है राजेंद्र की हालत अस्पताल में ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए असवंग वापस नहीं आया। वो शाम नगर के किसी अस्पताल में लेकर गया होगा, लेकिन हम तो उसका नाम तक नहीं जानते। गुल बादशाह ने झुंझला कर कहा, तुम आपस में लड़ो नहीं, तुम दोनों इधर रहो, मैं उन्हें ढूंढता हूँ। आप किधर जाएंगे? रमेश ने गुल बादशाह से पूछा तो उसने गुस्से में जवाब दिया, मैं चाहे जहन्नुम में उन्हें तलाश करूं, लेकिन तुम में से एक बंदा नीचे मंदिर के सहन में काम करेगा और दूसरा ऊपर हॉल में, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द यहाँ पहुंच जाऊं। रमेश, तुम नीचे काम करो और गुलजार ऊपर काम करेगा। वो ये कहकर दूसरी साइकिल लेकर नए मजदूरों को तलाश करने निकल गया। मैंने रमेश से कहा, तू मंदिर के सहन की सफाई कर, मैं ऊपरी मंजिल की सफाई करता हूँ। मैं अपनी धुन में अकेला मंदिर की ऊपरी मंजिल में सफाई कर रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे किसी भारी जिस्म ने अपना कदम आगे बढ़ाया हो। मंदिर की छत में जमी मट्टी धूल गुबार बनकर उठी। पहले तो मैं ये समझा कि शायद कोई भूचाल आ गया है, लेकिन फिर ये धमक रुक गई। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा, वहां कुछ गैर मामूली नहीं हुआ था। दोनों बुत अपनी जगह मौजूद थे, लेकिन उनके सामने से बड़े 2 पत्थर सरक कर नीचे आ गए थे। मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज बात थी। या इलाही, ये क्या माजरा है? मैंने सोचा, मैं रमेश से जाकर पूछता हूँ कि तुमने कुछ जल्जले जैसी आवाज़ सुनी है कि नहीं। मैं भी सीढ़ियों के दरमियानी रास्ते में ही था कि मुझे जोरदार आवाज़ सुनाई दी, जो कि रमेश की आवाज़ थी। गुलजार भाई, मुझे भगवान के लिए इस बुत से बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। आवाज़ें पहले से ज़्यादा तेज़ होने लगी। मैं भागा भागा रमेश के पास पहुंचा तो वहां मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि रमेश की टांगों को किसी नादीदा कुव्वत ने एक भारी पत्थर से कुचल दिया था। ये देखकर मेरी अपनी हालत बहुत अबतर हो गई। मैंने रमेश को शदीद जख्मी हालत में देखा तो उससे घबराहट में पूछा, किसने तुझे मारा? रमेश ने इंतहाई तकलीफ में ऊपरी मंजिल की जानिब इशारा करते हुए कहा कि बड़ा बुत। वो कहकर बेहोश हो गया। मैं उसे कांधे पर उठाकर गुल बादशाह के कमरे में लाया। शदीद खून उसकी टांगों से बह रहा था। मैंने खून को रोकने की बहुत कोशिश की। रमेश बदस्तूर बेहोश पड़ा हुआ था, लेकिन जिंदा था। उधर गुल बादशाह भी वापस नहीं आया था। मेरी हालत इस वीराने में अपने सामने पड़े मरते रमेश को देखते हुए नागुफ्ताबा होती जा रही थी। इसी दौरान मुझे मंदिर की ऊपरी मंजिल से बिल्कुल गुल बादशाह जैसी आवाज़ आई। वो मुझसे कह रहा था, गुलजार अब्बासी, ऊपर आओ, ऊपर आओ। या इलाही, ये क्या माजरा था? ये क्या हो रहा था? मैं खुद गुलामी की सूरत में बोलने लगा। मुझे बार बार ऊपरी मंजिल से आवाज़ें आ रही थी, गुलजार ऊपर आओ, मैं कह रहा हूं ऊपर आओ, जल्दी ऊपर आओ। बहरहाल मैंने हौसला और हिम्मत जमा करके ऊपर गया तो वहां एक और नाकाबिले बयान सूरत हाल मेरे सामने थी। ऊपर एक बुत मौजूद था, लेकिन दूसरा छोटा बुत मौजूद ना था, और उस जगह गुल बादशाह भी मौजूद ना था।
मैंने इस दौरान एक और धमक चौकीदार के कमरे की सिमत सुनी, जहां रमेश शदीद जख्मी हालत में पड़ा था। वहां से डर्स डर्स की ऐसी भयानक आवाजें आईं कि सारा मंदिर लरस गया। मैं फौरन सीढ़ियों से संभलता कदरे गिरता पड़ता जब गुल बादशाह के कमरे में गया तो वहां मैंने देखा कि रमेश के चेहरे को बड़ी बेरहमी से एक भारी पत्थर से कुचल कर मार दिया गया है। उसके चेहरे का कीमा बन गया था। रमेश का चेहरा बिल्कुल मस्क होकर रह गया था, जिसे देखकर मुझे उबकाई आने लगी। मैं वो मंजर देखकर बेहोश हो गया था। थोड़ी देर बाद मेरे होशो हवास जिस्म पर ठंडा पानी डाला गया तो मैं हड़बड़ा कर उठा। मेरी धुंधली निगाहों ने सामने जख्मी राजेंद्र पर सर पर पट्टी बांधे खड़ा था और उसके साथ असवंग खड़ा था। ये क्या हो गया? रमेश को किसने इस बेरहमी से मारा है? असवंग ने जैसे चिल्लाते हुए मुझसे सवालात किए। मैंने रोते और डरते हुए जवाब दिया, ऊपर वाले बुत ने मारा है। तू पागल तो नहीं हो गया? खुद ही मारकर उसका कत्ल करके इल्जाम बेजान बेजरर बुतों पर डाल रहा है। शर्म कर, तू झूठ बोल रहा है। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने रमेश को नहीं मारा। मैंने उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, तू बकवास करता है, तू नहीं रमेश को मारा है। थोड़ी देर बाद गुल बादशाह इंतहाई परेशानी में आया तो उसने उन दोनों मजदूरों पर चढ़ाई कर दी कि वो कहाँ चले गए थे। लेकिन जब उसने रमेश की कुचली हुई लाश को देखा तो वो चौंक कर बोला, इसे किसने कत्ल कर दिया? यहाँ पर क्या हुआ है? इससे पहले कि मैं कुछ बोलता असवंग ने उसे बताया कि गुल बादशाह ये कहता है उसे ऊपर वाले बुत ने मारा है। क्या कहा? मैं सच कह रहा हूँ बादशाह, वाकई रमेश को ऊपर वाले बुत ने मारा है। मैंने उसे सारा वाकया बताया। गुल बादशाह ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारते हुए कहा, ड्रामा ना कर, तूने ही रमेश को मारा है। मुझे साफ साफ बता दे कि असल मामला क्या है। मैंने उसके पांव पर गिरकर कहा कि खुदा की कसम मैंने रमेश को नहीं मारा। मैं इसे क्यों मारता? ये झूठ बोलता है, राजेंद्र ने जख्मी हालत में मेरी जात पर कुचोके मारते हुए कहा। ये मेरे भाइयों की तरह था, मैं इसे क्यों मारूंगा? रमेश की लाश के कुचले हुए हिस्से को उन तीनों ने सेट किया। उस बेचारे का मुंह भारी पत्थर पड़ने की वजह से बिल्कुल कीमा बन चुका था। गुल बादशाह ने असवंग को कहा कि तू फौरी तौर पर साइकिल ले जाकर श्यामनगर थाना, जो यहाँ से 4 मील दूर है, वहाँ पुलिस को इस वाक़ये की इत्तला दे ताकि हम इसे गिरफ्तार करवा के अपने सर से इस बोझ को हटाएं। बच्चे, तू लाख चालाकी कर और बेशक ये कहता रहे कि तूने रमेश को कत्ल नहीं किया, लेकिन तमाम शवाहिद तेरे ही खिलाफ निकल रहे हैं। वाक़यात तुझे मकतूल के कत्ल के जुर्म में फांसी के फंदे की जानिब ले जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद असवंग अपने साथ 3 पुलिस वाले और एक थानेदार को ले आया। थानेदार ने आते ही रमेश की लाश को हन्नकों की तरह देखते हुए अपने साथ आए सिपाहियों को कहा, ओए, ये कितना भयानक कत्ल है। भगवान कसम, मैं ऐसा सफाकाना कातिल अपनी नौकरी में पहली बार देखा है। मैं सहमा और डरा हुआ एक ईंट पर बैठा हुआ था। उसने मुझे वहां जानवरों की तरह बेदर्दी से गिरेबान से पकड़कर फर्श पर गिराया और 2-4 जोरदार लातें मेरे जिस्म में मारते हुए कहा, बता, तूने इसे क्यों मारा है? मैंने लरसती हुई आवाज में कहा, खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि उसे ऊपरी मंजिल पर मौजूद बुत ने कत्ल किया है। तो उसने मुझे बालों से पकड़ा और लातें मारता हुआ ऊपर वाले हॉल में ले गया। उसके पीछे पुलिस वाले और मजदूर भी आए। थानेदार ने मेरी पुश्त पर 3-4 लगाकर डंडे मारे और डंडे मारते हुए कहा, देखो इन बुतों को, क्या ये हिल सकते हैं? यहाँ सदियों से यूं ही पत्थरों की तरह बेजान और बेहिस हैं। थानेदार 2-3 मिनट तक बुतों को बगौर आगे पीछे से देखने लगा। इसके बाद वो नीचे आया जहां रमेश की लाश पड़ी थी। उसने उन पत्थरों की हैयत देखी जिसके जरिए मकतूल को कुचला गया था। उसने उन्हें देखकर हैरत से कहा, इस पत्थर को कम से कम 3-4 बंदे बमुश्किल हिला सकते हैं। इसके बाद उसने रमेश की कुचली हुई लाश को मुख्तलिफ जावियों से देखा। वो बुतों के पास भी गया। आखिर में उसने मेरे हाथों में हथकड़ी डलवा दी। थानेदार ने गुल बादशाह और असवंग राजेंद्र के बयानात लिए और उन्हें कहा, तुम्हारी इस केस के सिलसिले में मजीद ज़रूरत पड़ सकती है, लिहाजा तुम्हें अलीगढ़ में थाना और कोर्ट में आना पड़ेगा। सर, हम गरीब तो बड़ी दूर के परदेसी हैं, कैसे बार बार हम इस केस में नाहक धक्के खाएंगे? कत्ल तो गुलजार ने किया है, असवंग ने कहा। थानेदार ने उसे पास बुलाया और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। मोटी मोटी गालियां दी और बोला, यह कत्ल का केस है, इसमें जिंदगी और मौत साथ साथ चलती है। इस केस का अदालत हर जाविये से जायजा लेगी और बड़े गौर से परखकर बड़ी एहतियात से फैसला देती है। आइंदा आने वाली तारीखों में तुम तीनों इस केस के अहम गवाह होगे और हो सकता है इस कत्ल केस का मुद्दा उल्टा तुम पर ना पड़ जाए।
वो कैसे? कुल बादशाह ने पूछा। अबे पगले, जाहिरी बात यह है कि जब इसके सर पर मौत मंडलाएगी तो ये हाथ पांव तो मारेगा ना। ये कह सकता है कि इसे हम तीनों ने मिलकर मारा है। ये ऐसा नहीं कर सकता, यही कातिल है। असवंग ने थानेदार की बात काटते हुए कहा। ये तो तू कह रहा है ना? थानेदार ने तीनों को अपने पास बुलाकर कहा। हम तुम तीनों ने अपनी और इस गरीब की जान मजीद कानूनी पेचीदगियों से बचानी है तो तुम सारे मिलकर मेरे साथ ताउन करो। अपनी उंगलियों को मिलकर रिश्वत का इशारा देने लगा। तो मैंने उस केस का रुख किसी और जानिब पलट देना है। सर, हम इंतहाई गरीब मजदूर हैं, भगवान के वास्ते हमारी इस केस से जान छुड़वाएं। थानेदार ने गुलबादशाह को अपने पास बुलवाया और उसे कहा, मेरे तजर्बे के मुताबिक गुलजार इस केस में बच जाएगा। इसकी वजह यह है कि एक तो जिस पत्थर से रमेश हलाक हुआ है इतना भारी पत्थर है कि इसे बमुश्किल 4 आदमी उठा सकते हैं। बकौल तुम सबकी ये वक़ूए के वक्त अकेला था। यहाँ 2 सवालात पैदा होते हैं। एक तो ये कि ये अकेला इतना भारी पत्थर उठा नहीं सकता, इसके लिए कम से कम 5 अफराद की ज़रूरत है। और दूसरा, अगर तुम्हारी बात मान भी ली जाए तो मौके का गवाह कोई नहीं है। मेरे तजुर्बे के मुताबिक ये 100% बच जाएगा। बाकी आगे तुम जो बोलो। मैं इस केस को किस तरह लेकर जाऊं? ताउन करो तो। इधर मैंने भीगी बिल्ली की मानंद था और सिपाहियों और अपने साथियों के आगे गिड़गिड़ाकर इल्तिजाएं करने में मसरूफ़ था और उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि खुदा की कसम मैंने रमेश को नहीं मारा। वहाँ खड़े एक सिपाही ने दरमियान में दखल अंदाजी करते हुए कहा, इसका मतलब ये है कि वाकई बुत ने रमेश को कत्ल किया है। चंद मिनट में फैसला करो, ऐसा ना हो कि मलवत राय ठेकेदार आ जाए तो ये सारा खेल मेरे हाथों से निकल जाएगा। तीनों मजदूरों ने आपस में इकट्ठे होकर अपने सर जोड़े। बिलाखिर तीनों ने थानेदार की हथेली पर जो उनके पास रुपए मौजूद थे रख दिए। रिश्वतखोर थानेदार ने गुलबादशाह के चौकीदार के कमरे से भारी पत्थर उठवाया। उसे उठवाने से सांस फूल गया। थानेदार ने रमेश की लाश की जरूरी कार्रवाई के बाद राजनपुर उसके गांव भेज दिया और अपनी रिपोर्ट में साबित कर दिया कि रमेश की मौत ऐसे बड़े पत्थर के नीचे दबने की वजह से हुई है। ठेकेदार मलवत राय को भी यही बताया गया था। सारे मजदूर उस जैन मंदिर को मनहूस कहकर भाग गए। उन्होंने मजीद काम करने से इनकार कर दिया, जिनमें मैं भी शामिल था। इस कहानी के रावी गुलजार अब्बासी ने यह भी बताया है कि एक दिन मुतालिका थानेदार ने मुझे अपने थाने में बुलाया। मैंने जब उसकी नेकी और ताउन का जिक्र किया तो उसने मुझे एक कोने में ले जाकर मुझसे कहा, सच्ची बात है, मैंने जब रमेश के कत्ल और तुझे देखा था तो मैं उसी वक्त समझ गया कि तू उसमें मुलव्विस नहीं है। और दूसरा, मैं जब तेरे साथ ऊपर मंदिर में पैवस्त दीवार की जानिब उल्टे बुत की जानिब गया तो वहाँ पुश्त वाले बुत की ज़बान बाकायदा एक आम इंसान की तरह निकली हुई थी। मैं दिली तौर पर दहल कर रह गया था, लेकिन मैं वहाँ पर चुप रहा और सब कुछ छोड़ छाड़ तुमने वैसे भी अदालत से बरी हो ही जाना था। खैर, इस पुरस्रार नौयत के कत्ल केस के बहाने मुझे कुछ माल ही मिल गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।